पिछले 32 सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो सब राम राज्य है। गुजरात की जनता त्रस्त है, परेशान है, दुखी है, पर जाए तो जाए कहाँ, कहे तो किससे कहे। और बस इसी गुजरात की जनता की आवाज को सुनने के लिए गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अमित चावड़ा जी ने एक आक्रोश रैली का आयोजन किया। 25 नवंबर 2025 से ये आक्रोश रैली चली और अब तक इसने अपने 3 चरण पूरे कर लिए हैं। आज के दिन तीसरे चरण के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन गांधीनगर में किया गया। तो साथियों, आज के इस वीडियो में गुजरात में जो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा चल रही है उसका क्या प्रतिसाद मिल रहा है और आज जो जनसभा का आयोजन किया गया उसमें किस तरीके से लोग उमड़ के आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल बेधड़क में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि हमने इससे पहले 2 वीडियो बना के गुजरात के जो जन आक्रोश यात्रा चल रही है उसके 2 चरण के बारे में बताया है और उसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब तीसरा चरण भी पूरा हुआ है और ये तीसरे चरण की शुरुआत 2 फरवरी 2026 के दिन वलसाड़ के कपराड़ा से हुई थी। ये तीसरे चरण की यात्रा लगभग 1100 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी है और वलसाड़ के बाद ये यात्रा नवसारी, डांग, तापी, सूरत, भरूच और नर्मदा होते हुए खत्म हुई। साथियों, 2 फरवरी को जैसे मैंने अभी बताया कि कपराड़ा के डिस्ट्रिक्ट वलसाड़ में से ये रैली स्टार्ट होती है। उसके बाद 3 और 4 फरवरी को ये नवसारी पहुंचती है, वहां पे लोगों से मिलती है, लोगों की समस्याओं की बात करती है और फिर कांग्रेस के क्या आयोजन है पब्लिक के लिए, प्रजा के लिए, उसके बारे में भी बताती है। इसके बाद 5 फरवरी को डांग के ट्राइबल एरिया से ये यात्रा गुजरती है। तो पता चलता है कि डांग के हजारों आदिवासियों को जो कास्ट का सर्टिफिकेट लेना है, जाति का सर्टिफिकेट आदिवासी होने का, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सरकारी अधिकारी उनको बहुत परेशान करते हैं और आसानी से उनको जो उनका आदिवासी होने का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे उसकी शिकायतें हुई, उनके बारे में बातचीत हुई। इसके बाद ये यात्रा 6 से 7 फरवरी तापी में गुजरती है। तापी भी जो क्योंकि ट्राइबल एरिया है तो इसलिए वहां से भी कई सारी ट्राइबल्स की जो परेशानियां हैं जल, जंगल, जमीन से लेकर उन परेशानियों के बारे में चर्चा होती है, डिस्कशन होता है और उसके सॉल्यूशन लाने की बात की जाती है। 8 और 9 फरवरी को ये सूरत के रूरल एरिया से यात्रा गुजरती है और उसको भी बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिलता है और काफी लोग कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं। और 10 और 11 फरवरी ये भरूच डिस्ट्रिक्ट से पसार होती है और भरूच डिस्ट्रिक्ट में महेश वसावा जो एक्स MLA है वो कांग्रेस में जुड़ते हैं और ये कांग्रेस के लिए अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि भरूच डिस्ट्रिक्ट में इस वसावा परिवार का बहुत बड़ा प्रभुत्व है। इनके पिता छोटू भाई वसावा ये भी वर्षों से MLA रहे हैं, इनका एक अपना दबदबा रहा है इस विस्तार में। और अब भरूच से ही महेश वसावा कांग्रेस में जब आए तो इससे कांग्रेस में एक नया जोश और नया उत्साह और एक नई जान फूंकती है। इसके बाद साथियों 12 से 13 फरवरी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ये यात्रा घूमती है और वहां पे भी लोगों की परेशानियों के बारे में चर्चा और विचार विमर्श होता है। तो यात्रा कभी पैदल चलते हुए, तो कभी मोटरसाइकिल पे, तो कभी गाड़ियों के काफिले के साथ ये यात्रा लगातार चलती आई है और इसने अब तक 1100 किलोमीटर तीसरे चरण में पूरे किए हैं। साथियों, आज 16 फरवरी के दिन गुजरात का बजट सत्र का पहला दिन और इसी वजह से एक राजकीय विरोध करने के लिए गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ने एक विशाल जन सभा का आयोजन किया और जिसका नाम था जन आक्रोश सभा। साथियों, इस जन आक्रोश सभा में
गुजरात के कोने कोने से, गांव-गांव से लोग उमड़ के आए और ये वैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस को मानने वाले थे या अपनी अपनी समस्या लेके पहुंचे थे। जो आज यहाँ पे देखा तो पता चला कि गुजरात में कितना ज्यादा कांग्रेस के लिए लोगों की चाहना है और गुजरात का 35% वोट तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही है। चाहे कितना भी माहौल खराब हो, परंतु कांग्रेस का जो ये 35% जन आधार है वो कहीं भी डगमगाता नहीं है। वो कांग्रेस के साथ ही रहा है और कांग्रेस के साथ ही रहेगा। आप इस जन आधार को आज के इस रैली में भी देख सकते हैं। साथियों, जन आक्रोश सभा में एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, किसान सेल, SC/ST सेल, OBC सेल और इन तमाम सेल के जो भी पदाधिकारी हैं उन लोगों ने अपनी बात रखी, अपने संबोधन किया। हम इस छोटे से वीडियो में सभी का संबोधन तो नहीं बता सकते हैं, हाँ, परंतु जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनका जो संबोधन था वो मैं आपको इस वीडियो में जरूर से बताना चाहूंगी। तो साथियों, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र सोलंकी ने कहा कि गुजरात में कहने को तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है, परंतु यहाँ पे युवाओं का और स्टूडेंट का हाल बहुत खराब है। कॉलेजेस की हालत ठीक नहीं है और कई सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, एक एक टीचर से पूरा पूरा स्कूल चलता है। गुजरात के अब तक के 50% स्कूल बंद हो चुके हैं और जो 50% स्कूल बाकी जो चल रहे हैं उसमें बहुत हाई फीस लेके बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर हायर स्टडीज करनी है तो उसमें लाखों लाखों रुपए का खर्च होता है। तो इस बात को लेकर एनएसयूआई ने कहा कि यदि हम आएंगे तो हम बदलाव जरूर लाएंगे। साथियों, इसी तरह से और भी मुद्दे उठाए गए, जैसे पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया। ये एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के द्वारा ये सारे मुद्दे उठाए गए। और उसके बाद जब महिला कांग्रेस की बात आई तो गुजरात प्रदेश की महिला प्रमुख श्रीमती गीताबेन पटेल ने कहा कि एक तरफ तो कहा जाता था कि भय, भूख और भ्रष्टाचार दूर करेंगे, परंतु गुजरात में ना तो भय दूर हुआ है, ना भूख और ना ही भ्रष्टाचार। और भय का माहौल तो इतना बिगड़ चुका है कि एक रात के 8 बजे के बाद सामान्य घर से एक लड़की अपने घर से बाहर निकल नहीं सकती है। हर एक दिन में कम से कम 6 बलात्कार महिलाओं के हो रहे हैं और इस तरीके से महिलाओं की हालत बहुत ज्यादा खराब है और दिन प्रतिदिन यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके बाद देखिए क्या कहती हैं महिला कांग्रेस प्रमुख श्रीमती गीताबेन पटेल। છેલ્લા 32 વર્ષથી
ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર જ્યારે મહિલા સુરક્ષાની વાતો કરવામાં આવે છે, બેટી બચાવોની વાતો કરવામાં આવે છે, બેટી પઢાઓની વાતો કરવામાં આવે છે, ત્યારે મારે કહેવું છે કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ ક્યાં છે? ગુજરાતની અંદર રોજ દિન દહાડે મહિલાઓની હત્યાઓ થાય છે, મહિલા ઉપર સામૂહિક બળાત્કારના કેસ વધતા રહ્યા છે, મહિલાઓનું શોષણ થઈ રહ્યું છે, મોંઘવારી કૂદકે ને ભૂસકે વધતી રહી છે। જ્યાં જોવો ત્યાં દેશી દારૂની આટડીઓ ગામમાં ચોરે ને ચૌટે ખુલ્લે આમ ચાલી રહી છે। ડ્રગ્સનો વેપલો કોલેજ કેમ્પસની આજુબાજુ અને સ્કૂલોની આજુબાજુ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે મારે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને આ સ્ટેજ ઉપરથી કહેવું છે કે તમારી ગુજરાતને વિકાસની વાતો કરતા હતા, ગુજરાતમાં વિકાસની વાતોના બણગા ફૂંકો છો, ત્યારે અત્યારે ગુજરાત બરબાદ થઈ રહ્યું છે। इसके बाद साथियों कांग्रेस के कार्यकारी प्रमुख श्री इंद्रविजित सिंह गोहिल ने भी अपनी जोरदार दमदार भाषण दिया और कहा कि यूथ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 साल से यूथ के सामने देख नहीं रही है और बेरोजगारी का आलम इतना है कि वो पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी है और एक एक पोस्ट के लिए हजारों और लाखों की संख्या में लोग आवेदन करते हैं और उसके बाद एग्जाम तो होते हैं परंतु पेपर लीक हो जाते हैं। और साथ ही गुजरात के अंदर यूथ को जो ड्रग्स के अंदर ड्रग्स, चरस, गांजा ये सब क्या उड़ता पंजाब की जगह उड़ता गुजरात बनाने की जो तैयारी चल रही है उसके बारे में भी यह बात कही गई। तो देखिए इंद्रविजित सिंह क्या बोलते हैं। जन आक्रोश यात्रा माध्यम थी समग्र गुजरात राज्य की प्रजा दिल में जे वेदना है, जे आक्रोश है, एने समग्र गुजरात राज्य में एक प्लेटफॉर्म आपवानुं काम कर्युं छे अने एमनो विश्वास जीतवानुं काम कर्युं छे। हूँ आजना कार्यक्रमना माध्यमथी अभिनंदन आपूं छुं गुजरात प्रदेश NSY ना प्रमुख भाई नरेंद्र सोलंकी अने एमनी समग्र टीम ने के समग्र गुजरात राज्य में 200 थी वधारे केम्पस अने 1000 करता वधारे कॉलेजों में जईने ड्रग्सना दूषणनी सामे गुजरात राज्यना विद्यार्थीओने जागृत करवानुं अने लड़ाई लड़वा माटे तैयार करवानुं काम कर्युं छे। साथियों इसके बाद SC/ST सेल के हितेंद्र पिठड़िया ने भी अपने दमदार तरीके से बात करी। बहुत बड़ी संख्या में वो SC/ST सेल के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। हितेंद्र पिठड़िया ने बताया कि गुजरात के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी सबके साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है और हम अब इस भेदभाव को और आगे नहीं चलाएंगे और इसके लिए हम हमारा संघर्ष करेंगे। तो साथियों देखिए हितेंद्र पिठड़िया क्या कहते हैं कि गुजरात में अपने अनुसूचित जाति अने आदिवासी समाजनी अंदर लगभग 1 वर्षनी छेल्ला 5 वर्ष में 13,000 करता वधारे एट्रोसिटी फरियादों थयेली छे। गुजरात के ट्राइबल धारासभ्य अनंत पटेल ने भी अपनी बात को बहुत दमदार तरीके से रखा। देखिए क्या कहते हैं अनंत पटेल अपनी भाषण में। अपनी जमीन पर जीबीना थांभला नाखवामां आवे छे, अपनी जमीन ने संपादन में लेवामां आवे छे, आपणुं जड़ जंगल चोरी जाय छे अने आपणे एनो आक्रोश व्यक्त करवा जाय छे त्यारे आपणने जेलना सळिया पाछळ नाखवानुं षड्यंत्र आ चोर लुच्ची भाजपनी सरकार करे छे। तो साथियों महेश वसावा अब कांग्रेस में ज्वाइंट हो चुके हैं और उन्होंने भी अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए, लोकशाही की रक्षा के लिए उन्होंने कांग्रेस को ही अब अपना अंतिम पड़ाव माना है। तो सुनिए महेश वसावा जी क्या कहते हैं। अने गुजरातनी अंदर 32 वर्षथी जे सरकार चाले छे ए RSSनी सरकार छे। ए RSSनी सरकारने उखीने फेंकी देवानी छे केम के एमणे संविधान नाश करवानी बात करी छे। आज राहुल आज संसदनी एटલું बोले छे कि डरो मत, आपणे पण कोई डरवानुं नथी, माटे कोई डरवानी जरूर नथी। अमे पण बेठा छे ट्राइबल तरीके SC/ST OBC उमरगामथी अंबाजी सुधी 15% आदिवासी वस्ती छे। OBC समाज पण रही छे, माइनोरिटी समाज रही छे, दलित समाज रही छे, पण अमारी संस्कृति ने प्रकृति ने जमीनो जाळववा माटे अमारे कंई पण करवुं पड़े। अमारा आदिवासी विस्तारना उमरगामथी अंबाजी सुधी आज सुधी सिंचाईनुं कोई पाणीनी व्यवस्था नथी करवामां आवी, कोई पीवानी व्यवस्था नथी करवामां आवी। अमारा विस्तारनी अंदर रोजगारी नथी, ए रोजगारी माटे अमारो संघर्ष रहेशे।
શિક્ષણ માટે સંઘર્ષ છે। इसके बाद साथियों गुजरात कांग्रेस की महिला नेता जेनी बेन ठुम्मर ने भी अपने दमदार भाषा में भाषण दिया और उन्होंने भी महिलाओं की बात करी, यूथ की बात की और गुजरात में जो दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, महंगाई की बात की और इस पर उन्होंने अपना जोरदार भाषण दिया। आप देख सकते हैं जेनी बेन ठुम्मर ने क्या कहा। ગુજરાત સરકારની વાત થોડી કરીશ, મહિલાઓને પડતી મુશ્કેલીઓની વાત કરીશ। મહિલા સશક્તિકરણના નામે ખૂબ મોટા બણગા ફૂંકવામાં આવે છે। યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યંતે તત્ર રમંતે દેવતા, આ સૂત્રનો અવારનવાર સરકારશ્રી દ્વારા જાહેર મંચ ઉપરથી પ્રયોગ કરવામાં આવે છે, પણ મને કહેતા જરા પણ સંકોચ નથી થતો કે ખાલી મોટા મોટા સૂત્રો, ખાલી મોટા બણગાઓ, મહિલાઓ માટેના ખૂબ મોટા મેળાવડાઓ અને એની વચ્ચે જ્યારે મહિલાઓને સુરક્ષા પૂરી પાડવાની થાય ત્યારે ક્યાંક નિષ્ફળ જતી સરકારને દિવસે ને દિવસે આ મહિલાઓ વેદનામાં પીડામાં ગરકાવ થતી જાય છે। साथियों माइनॉरिटी के लीडर ग्यासुद्दीन शेख जो दरियापुर विधानसभा के 3 टाइम के विधायक रह चुके हैं और आज के दौर में गुजरात में मुस्लिमों की आवाज बन के सब जगह पहुंचते हैं, ऐसे श्री ग्यासुद्दीन शेख ने अपनी दमदार भाषा में बताया कि SIR में किस तरीके से जानबूझ के मुस्लिमों के नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है, परंतु उन्होंने कहा कि हमें मोहल्ले मोहल्ले गली गली जाना होगा और प्रजा को जागरूक करना होगा। देखिए ग्यासुद्दीन शेख क्या कहते हैं कि जिस ढंग से और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गैर संवैधानिक तरीके से फॉर्म नंबर 7 के द्वारा कांग्रेस के समर्थक मतदाताओं के नामों को सूची से गायब करने का काम किया, उसमें हम समझ सकते हैं कि एक समाज को टारगेट किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे गुजरात के 5 करोड़ मतदाताओं के लिए लड़ती है। कांग्रेस के लिए ना धर्म महत्व रखता है ना जाति महत्व रखती है। मैं ये मानता हूं कि पहली बार कुछ आशंकाएं, कुछ गुस्सा हमारे मुस्लिम समाज में भी था, लेकिन पहली बार देखा कि जिस ढंग से पूरे गुजरात के अंदर प्रदेश समिति के अध्यक्ष से लेकर के तमाम जिला और तालुका समिति के अध्यक्षों ने जिस तरीके से फॉर्म नंबर 7 के लेकर के जो रोड पे आकर के आंदोलन किया, उससे हमारे समाज को भी बहुत राहत पहुंची और हम समाज को भी लगा कि अब हमारी भी बात कुछ ना कुछ होने लगी है। ऐसे वक्त में कि जब अमित चावड़ा जी को गुजरात का अध्यक्ष बनाया, अमित चावड़ा जी एक दिन भी पलाठी वाल के नहीं बैठे, पूरे गुजरात का हमेशा उन्होंने भ्रमण किया है। उनके साथ उनके सारथी बनकर के हमारे तुषार चौधरी साहब और पूरी प्रदेश समिति पूरे गुजरात में घूम रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संगठन सूजन अभियान के माध्यम से राहुल जी ने जिस भरोसे के साथ जिला और तालुका अध्यक्षों की नियुक्ति की थी, उसके बाद हमारे गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष की भी नियुक्ति की, मैं मानता हूं कि राहुल जी का जो प्रयत्न था वो सफल रहा है। साथियों गुजरात प्रदेश सेवा दल की अध्यक्षा प्रगतिबेन आहिर एक युवा लीडर है, एक चेहरा है उभरता हुआ। उन्होंने भी अपनी बात को बहुत जोरदार और दमदार तरीके से कही है और साथ ही उन्होंने नारा भी दिया, नरेंद्र सरेंडर। तो साथियों देखिए क्या कहती है प्रगति आहिर। હું એક નારો બોલાવીશ, એના જવાબમાં તમે બોલજો સરેન્ડર। હું કહીશ નરેન્દ્ર, તમે કહેજો સરેન્ડર। નરેન્દ્ર, નરેન્દ્ર, નરેન્દ્ર। साथियों वडगाम के धारासभ्य और दलितों की आवाज बनके जो उभरे हैं श्री जिग्नेश मेवानी, उन्होंने दमदार तरीके से अपनी बात रखी और जिस तरीके से अमित शाह ने चैलेंज किया था और मजाक उड़ाने की कोशिश की थी विरोध पक्ष के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी की, उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए जिग्नेश मेवानी ने कहा कि आ जाओ आप गांधीनगर में, हम बताते हैं डिबेट किसे बोलते हैं और क्या होती है। अमित शाह ने कल कांग्रेस पार्टी को चैलेंज दिया कि राहुल जी भाजपा के किसी भी युवा मोर्चे के नेता के साथ डिबेट कर दे। तो हम लोग भी चैलेंज देते हैं, आओ अमित भाई, गांधीनगर महात्मा मंदिर के कैंपस में आपके और हमारे बीच में डिबेट हो जाए। डिबेट के 3 मुद्दे रहेंगे, 3 मुद्दों पर डिबेट हो जाए कि किसने करवाया हरेन पंड्या का खून, कौन है जिम्मेदार कौसर बी के ऊपर हुए बलात्कार के लिए, और तीसरा मुद्दा डिबेट का हो जाए गुजराती आर्किटेक्ट महिला मानसी। आज जन आक्रोश रैली
એ ગુજરાતની જનતાને આત્માને ઝંઝોળવા માટે છે. અને એટલા માટે ઝંઝોળવા માટે છે કે આ ધરતી એ રવિશંકર મહારાજ, ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક અને નરસિંહ મહેતાની ધરતી છે. આ ગાંધી અને સરદારની ધરતી છે. અને એટલા માટે સમગ્ર ગુજરાતની 6.5 કરોડ જનતા એ સવાલ પૂછી રહી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક 56 ઇંચની છાતીવાળા નેતાનું ચરિત્ર એવું કેવું ઉજળું કે એપ્સ્ટીનની ફાઇલોમાં નામ આવ્યું છે. हमारे गुजरात की आन बान और शान एकमात्र लोकसभा की सांसद श्रीमती गेनीबेन ठाकुर ने भी अपनी बात को रखा और कहा कि गुजरात में पिछले 30-32 सालों से भारतीय जनता पार्टी शासन तो कर रही है परंतु वो शासन नहीं कुशासन करती है. देखिए गेनीबेन ठाकुर क्या कहती है. જન આક્રોશ રેલીની શરૂઆત એ બનાસકાંઠાથી શરૂઆત થઈને 5000 કિલોમીટર સમગ્ર ગુજરાતમાં પરિભ્રમણ કરીને ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં લોકોના પ્રશ્નોને વાચા આપીને એમની રજૂઆતો સાંભળીને લોકોએ નિર્ભય રીતે પોતપોતાના વિસ્તારની જે સમસ્યાઓ હતી એ કોંગ્રેસ પાર્ટીના આગેવાનો સમક્ષ એમણે ખુલ્લા દિલે વાત કરી, એમણે અવાજ ઉપાડવા માટેનો મોકો મળ્યો. ગામડે ગામડે જઈને કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ જે વિસ્તારના પ્રશ્નો એ વહીવટી તંત્ર સામે હતા એ તમામ પ્રશ્નો પોલીસ તંત્રના હોય, મહેસૂલના હોય, ખેડૂતોના હોય, મહિલાઓના હોય, યુવાનોને રોજગારી માટેની વાત હોય, આ તમામ સમસ્યાઓ કોંગ્રેસ પાર્ટી સુધી પહોંચાડી છે. કે દેશના વડાપ્રધાન રાહુલજીએ એક ચેલેન્જ કરી કે આ દેશના વડાપ્રધાન એ રાષ્ટ્રપતિના ઉદ્બોધનનો જવાબ આપવા લોકસભામાં નહીં આવે. 11 વાગે ચેલેન્જ કરી અને 5 વાગ્યા સુધી આ દેશના વડાપ્રધાન એક ચેલેન્જની સામે લોકસભા ગૃહની અંદર આવી શક્યા નથી. આ દેશની સમસ્યાઓ હોય, રાજ્યની સમસ્યાઓ હોય, અતિવૃષ્ટિની વાત કરીએ તો ખેડૂતો પાસે ફોર્મ ભરાવ્યા, દરેકને 40,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે એ રીતની જાહેરાત કરી, મોટા મોટા પેકેજ જાહેરાત કરી, પણ આજ સુધી કોઈ ખેડૂતોને અતિવૃષ્ટિનું નુકસાનનું વળતર આપવામાં આવ્યું નથી. મહિલાઓ સામેના અત્યાચારો હોય, મહિલાઓ સામેના કેસો માટેના એની રજૂઆત હોય તો એ પણ પોલીસ તંત્ર બિલકુલ સાંભળતું નથી. થરાદભાઈ રજૂઆત આવી કે ભાઈ આ રાજ્યની અંદર કોઈ ખેડૂતોને યુરિયા ખાતર લેવું હોય તો લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડે, પણ જો દારૂ મેળવવું હોય કે ડ્રગ્સ તો જાતા હોય ત્યાં તમને હોમ ડિलीवरी મળી જાય. આ ગુજરાતની દશા છે. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष श्री लालजी भाई देसाई ने भी अपनी दमदार आवाज में बताया कि गुजरात का मॉडल क्या है. सुनिए लालजी भाई देसाई. જનતાનો આક્રોશ છે, ઉકળાટ છે અને આ ઉકળાટ ગાંધીનગરની ગાદીએ ગુજરાતની જનતાને ગુમરાહ કરીને 30 વર્ષથી રાજ કરનાર એ સંઘીઓ સામેનો ઉકળાટ છે. ગુજરાતના 30 વર્ષના આ વિકાસના એક નાનકડા એવા આંકડાઓ તમારી સામે મૂકવા માંગુ છું અને પછી એમને જે સંભળાવવું છે એ સંભળાવીશ. એ કહે છે કે અમે ગુજરાત મોડલ 30 વર્ષથી ગુજરાતમાં રાજ કરે અને તેમ છતાં ગુજરાતના 40% બાળકો એ કુપોષણ હોય તો તમે કોનો વિકાસ કર્યો એ સવાલ મારે તમને પૂછવો છે. તમે કહો છો કે ગુજરાતનું મોડલ, તો ગુજરાતના 50% બાળકો એ ખાનગી શાળાઓમાં ભણે એટલે તમે શિક્ષણનો વેપાર કરી અને ગરીબોના બાળકોના અંગૂઠા કાપવાનો, એકલવ્ય બનાવવાનો જે ધંધો આદર્યો છે એનો તમારે હિસાબ આપવાની જરૂર છે. તમે કહો છો ગુજરાતનો વિકાસ, ગુજરાત મોડલ નથી, મોદાણી મોડલ છે. મોદી, અદાણી અને અંબાણી એ ભેગા થઈને જે ધંધો કરે એને મોદાણી મોડલ કહેવાય. આ મોદાણી મોડલના કારણે મારા ગુજરાતના ખેડૂતોના ખેતરોમાં એના દિલ ઉપર જે છે એ અદાણીના થાંભલાઓ તમે નાખો છો. મારી બેન દીકરીઓને તમે ઢસડીને ખેંચી જાઓ છો. તમને શરમ નથી આવતી? કયા ગુજરાત મોડલની તમે વાત કરો છો?
तो साथियों, इसके बाद गुजरात विधानसभा के उपनेता 5 टर्म के एमएलए, बहुत ही पीढ़ और सीनियर धारासभ्य श्री शैलेश भाई परमार ने भी अपना भाषण दिया और आज उन्होंने बताया कि उन्होंने विधानसभा में आज उपाध्यक्ष के तौर पर फॉर्म भरा और कांग्रेस को मालूम है कि हम उपाध्यक्ष के तौर पे फॉर्म भरने से जीतने वाले नहीं है, क्योंकि संख्या बल सिर्फ 12 की है, परंतु फॉर्म इसलिए भरा गया क्योंकि हमेशा से ये प्रणालिका रही है कि उपाध्यक्ष का पद विरोध पक्ष को दिया जाता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने अपने घमंड में, अपने दंभ में इस प्रणालिका को तोड़ा है और इसीलिए एक मैसेज देने के लिए फॉर्म भरा है। शैलेश परमार ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के एमएलए एब्सटेन रहे, चुप रहे, उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया। इससे एक बात साफ तौर से जाहिर हो जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बी टीम थी और बी टीम के तौर पे ही काम करेगी। देखिए शैलेश परमार जी क्या कहते हैं। કે આજે ગુજરાત વિધાનસભાની અંદર વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ તરીકેની ચૂંટણી હતી। કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મને ઉમેદવાર તરીકે ઊભો રાખ્યો હતો। સ્વાભાવિક છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્યો વધારે હોવાથી ઉપાધ્યક્ષનું પદ એ ભાજપને જ મળવાનું હતું। પણ આ ચૂંટણીની અંદર આપણા સૌ માન્ય મુકુલજી, मान्य तुषारभाई ने मान्य अमितभाई पॉलिटिकली जे रणनीति करी अने रणनीतिना भागरूपे ज्यारे मने उमेदवार तरीके ऊभो कर्यो त्यारे आपणे जाहेरमां एम कहीए छीए के भारतीय जनता पार्टी साथे आम आदमी पार्टी एनी बी टीम तरीके काम करे छे। अरे आज विधानसभा गृहनी अंदर ये स्पष्ट थई गयुं के कांग्रेस पार्टीना उमेदवार तरीके नहीं पर विपक्षना उमेदवार तरीके જ્યારે મેં ઉમેદવારી કરી ત્યારે મતદાન વખતે જ્યારે મત આપવાની વાત થઈ ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીએ વિપક્ષના ઉમેદવાર તરીકે કોંગ્રેસ પાર્ટીને ટેકો ન કર્યો અને ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે એ લોકો મૌન રહ્યા। એ નક્કી થઈ ગયું છે કે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આમ આદમી પાર્ટી એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની बी टीम तरीके काम करे छे। ये आज क्लियर થઈ ગયું છે मित्रों। साथियों, गुजरात के खूब दमदार नेता और जिनके समय काल में कांग्रेस 117 तक पहुंच गई थी, ऐसे मजबूत नेता भरत सिंह सोलंकी जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, ऐसे दमदार, जुझारू और संगठन में बहुत गहराई तक अपनी पकड़ रखने वाले भरत सिंह सोलंकी ने भी अपने दमदार भाषण में आह्वान किया है कि आखिर कब हम भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने जीत को देखेंगे और अब समय आ गया है 2027 में हमें हमारी जीत को सुनिश्चित करना है, राहुल गांधी जी के सपने को साकार करना है। देखिए भरत सोलंकी जी ने क्या कहा। मारो तमने सवाल ए छे कि आ जनाक्रोश पछी शुं परिणाम लावવું જોઈએ અને કેવી રીતે આવે। આક્રોશ જ ઠાલવ્યા કરવી 30 વર્ષથી કે હજુ પણ ધીરજ છે। પહેલા તો અભિનંદન કે આટલી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં પણ કોંગ્રેસનો કાર્યકર અડગ છે, મજબૂતાઈથી ઊભો છે। એક તરફ અંગ્રેજોનું શાસન આપણે જોયેલું, જે શાસનમાં એમણે આપણા પર જુલમ કર્યો, કાયદા કાનૂનથી આ દેશને લૂંટી ગયા અને એટલા માટે કોંગ્રેસે, મહાત્મા ગાંધીએ એ અંગ્રેજોને આ દેશમાંથી ઉખેડીને ફેંકી દીધા। પણ કેવી રીતે ફેંક્યા, કેવી રીતે કાઢ્યા? અને આ જે ભ્રષ્ટાચાર, જે ખોટું અંગ્રેજોએ 200 વર્ષમાં કર્યું હતું એના કરતાં વધારે ખોટો અને મોટો ભ્રષ્ટાચાર ભારતીય જનતા પાર્ટી, નરેન્દ્ર મોદી અને એની સરકારે આ 11 વર્ષમાં આ દેશમાં ને ગુજરાતમાં કર્યો છે। લોકશાહીમાં સૌથી મોટું શસ્ત્ર કયું? તો કે મતાધિકાર, જનશક્તિ। એટલે ગાંધીજીએ સત્ય અને અહિંસાના માર્ગે જનશક્તિ ભેગા કરી, સૌને ભેગા કર્યા। ત્યારે આપણે સૌએ
એ જ દિશામાં ભેગા થવાનું છે અને એટલા જ માટે સંયમ, મતભેદો, વિચારો, પ્રશ્નો તો બધા જ છે, પણ સોલ્યુશન કયું? તો એક જ સોલ્યુશન છે કે જે રાહુલજીએ ચીંધ્યું છે કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને 2027માં ગુજરાતમાંથી કાઢીએ તો જ એનું સોલ્યુશન આવવાનું છે. ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी और हमारे सह प्रभारी श्री रामकृष्ण ओझा जी ने भी अपनी दमदार भाषा में बताया है कि कांग्रेस अब उठ खड़ी हुई है और जहां जहां भी वो यात्रा में गए वहां पे उन्होंने देखा है कि कांग्रेस के लिए लोगों के मन में जो दिल में एक जगह है, उस जगह को देखते हुए अब कांग्रेस को घर घर निकल पड़ना पड़ेगा और इस संगठन को मजबूत करना पड़ेगा ताकि 2027 में कांग्रेस की सरकार हम गुजरात में देख सके. देखिए क्या कहते हैं रामकृष्ण ओझा जी. मित्रों, आप ये सब जानते हैं कि इस देश में अगर किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए अगर कोई लड़ता है तो आज वो एक ही शख्स है, राहुल गांधी, जिन्होंने इस देश में 6000 किलोमीटर की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, इस देश के सभी लोगों की बातें सुनने के लिए और जन समस्याओं को सुनने के लिए उन्होंने पूरे देश में यात्रा निकाली. उसी तर्ज पे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी यह उपक्रम किया. मैं बधाई देता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कि उन्होंने इस राज्य में गली गली जाकर, गांव गांव जाकर इस राज्य की समस्या को सुना और आज विधानसभा के सामने जन आक्रोश के रूप में आप लोग यहां उपस्थित है. मैं आपका सबका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं. जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार और युवाओं को जबरदस्ती दबाव में डालकर उन पे गलत केसेस लगाना, उनको ड्रग्स में इन्वॉल्व करना, उनको देशी दारू में और सब में इन्वॉल्व करना, ये इन लोगों का काम रहा है. दोस्तों, इस देश में आजादी मिली उस समय हमारे नेताओं ने कभी सोचा नहीं था कि इस देश में ऐसा कभी होगा. ये आपकी सबकी जवाबदारी है. ये आप सबको सोचना है कि इस देश में जो हो रहा है उसे कैसे रोकना है. आप ये सब खुली आंखों से देख रहे हैं. इस मंच के माध्यम से सारे नेताओं ने गुजरात में क्या हो रहा है ये आपको बताया है. उसकी फिर से बात मैं करना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं, इस कांग्रेस का एक नेता होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, इस कांग्रेस का एक वंशज होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो खुली आंखों से आप देख रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से देश में बच्चों को हमारे ड्रग्स में इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से बुनियादी सेवाओं का दोहन हो रहा है, जो बुनियादी सेवाएं कांग्रेस के कार्यकाल में इस देश में बनाई गई थी, जो डैम, जो नदियां, जो बांध इस देश में बनाए गए, इस राज्य में बनाए गए, कांग्रेस की सरकारों की तरफ से बनाए गए हैं. 250 से अधिक इस राज्य में डैम बनाए हैं. चाहे चिमन भाई पटेल की सरकार हो, चाहे सोलंकी साहब की सरकार हो, इन सब ने इस देश में, इस राज्य में पूरा का पूरा काम किया है और सारी की सारी बुनियादी सेवाएं उनका दोहन करने काम आपकी नजरों के सामने, आपके सामने, आपके बच्चों के सामने, आपके पूरे जीवन में 30 साल से पूरा दोहन हो रहा है. ये आपकी जवाबदारी है कि जन आक्रोश सेवा के, इस जन आक्रोश के आंदोलन के माध्यम से, इस जन आक्रोश के आंदोलन के माध्यम से एक एक की आवाज अनंत पटेल की तरह बोला, जिस तरह से एक एक की आवाज विधानसभा में गूंजने चाहिए और राहुल गांधी की आवाज से आवाज मिलाकर इस देश को एक ऐसी सरकार, इस राज्य को एक ऐसी सरकार आपने देनी है जो लोगों का भला कर सके, दुन दुखियों का भला कर सके, बच्चों को पढ़ा सके, बच्चों को शिक्षा में योगदान दे सके, महिलाओं की सुरक्षा कर सके, युवाओं को बेरोजगार रोजगार दे सके. ऐसी सरकार की स्थापना करना ये मंच पर बैठे हुए लोगों का और आप सबका काम है. और इसके लिए आपका नेता, इस राज्य में जो राहुल गांधी जी ने जिनको अध्यक्ष बना के भेजा, अमित चावड़ा, तुषार चौधरी, शैलेश जी, लालजी भाई, सारे नेता यहां बैठे, हमारी गैनी बहन, इनके सबके नेतृत्व में
आपको इस आंदोलन में सहभागी होना मित्रों। साथियों, इसके साथ ही सुहासिनी यादव जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी हैं, वह भी उपस्थित रही और भी कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और बाकी के 3 अन्य प्रभारी भी गुजरात में इस रैली में उपस्थित रहे। और साथियों, जैसे जैसे अंत की ओर यह महासभा बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे लोगों का उत्साह और जोश भी देखने लायक था। और उसके बाद डॉक्टर तुषार चौधरी जो कि अमित चावड़ा जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए पूरे इस जन आक्रोश रैली में साथ में घूम रहे हैं, उन्होंने भी ट्राइबल्स के इशू पे बात करी, जल जंगल जमीन की बात करी और उन्होंने बताया कि हम कुछ भी करके हर हालत में गुजरात में अब इस शासन को, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी शासन को खत्म करके ही दम लेंगे। तो साथियों, देखिए डॉक्टर तुषार चौधरी क्या कहते हैं। ભારતીય જનતા પાર્ટીના પેજ પ્રમુખ હોય કે તાલુકાનો આગેવાન હોય કે જિલ્લાનો આગેવાન હોય કે રાજ્યનો આગેવાન હોય કે દેશનો આગેવાન હોય, એક જ વાત કરે છે કે અમારી ડબલ એન્જિન સરકાર, ડબલ એન્જિન સરકાર. પણ આ ડબલ એન્જિન કરે છે શું? એક એન્જિન મોંઘવારી વધારવાનું કામ કરે છે અને બીજું એન્જિન ભ્રષ્ટાચાર કરવાનું કામ કરે છે. આના સિવાય કોઈ એન્જિન કામ કરતા હોય તો મને બતાવો. જન આક્રોશ યાત્રામાં સમગ્ર જગ્યાએ મોંઘવારીમાં હવે મધ્યમ વર્ગ ને ગરીબ વર્ગ સોના ચાંદીના ભાવ વધ્યા એની ચિંતા નથી કરતો, કારણ કે એ તો એના માટે હવે સોનાની ચાંદીની દુકાનમાં જવું એ બી અપરાધ ગુનો બની ગયો છે. એટલે એ તો હવે ભૂલી ગયો છે કે આ સ્વપ્ન છે, જિંદગીમાં અમે સોના ચાંદી લઈ શકવાના નથી. પણ મોંઘવારી તો અહીંયા જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુમાં નડે છે. તેલ લેવામાં નડે છે, ખાંડ લેવામાં મળે છે, ચોખા લેવામાં નડે છે, અનાજ લેવામાં નડે છે, શેમ્પૂ, સાબુ, માથામાં નાખવાનું તેલ, ચા, ખાંડ, મોબાઈલ રિચાર્જ, ગેસનો બાટલો ભરાવાનો, લાઇટ બિલ ભરવાનું, આ બધામાં છોકરાઓની ફી ભરવામાં, છોકરાઓનો યુનિફોર્મ લેવામાં, સ્કૂલે જતો છોકરાના બૂટ લેવામાં પણ મોંઘવારી નડે છે કે નહીં? આટલી હદે ત્રસ્ત થઈ ગયો છે. અને જે ગુજરાત સરકાર જે દાવા કરે છે કે ગુજરાતનો આટલો વિકાસ થયો છે, ગુજરાતમાં માથાદીઠ આવક વધી ગઈ છે, તો મારે ગુજરાત સરકારને પૂછવું છે કે તમે લોકો 50% કરતાં વધારે વસ્તી એટલે કે 3,65,00,000 ગુજરાતના લોકોને 1,22,00,000 ટન અનાજ મફત આપો છો. તે 3,65,00,000 કોણ છે કે અનાજ બી તમે ખાઈ જાઓ છો? આટલી હદે મોંઘવારી વધી ગઈ છે, લોકો ત્રાસી ગયા છે કે ગુજરાતના લોકો જો ખરેખર સુખી હોત તો આ 3,65,00,000 લોકો મફત અનાજ લેવા લાઈનમાં ના ઉભા રહે. પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે ગુજરાતનો ઉલટો વિકાસ થયો છે, જેને કારણે અનાજ પેટનો ખાડો પૂરવા 3,65,00,000 લોકો આજે સરકારી મફત અનાજ પર નિર્ભર થઈ ગયા છે. આ ગુજરાતની વાસ્તવિકતા છે. ભ્રષ્ટાચારની અમે વાત કરીએ, જન આક્રોશ યાત્રામાં અમે લોકો સુરત જિલ્લામાં હતા. સુરત જિલ્લાનો નવો બનેલો તાલુકો અરેઠનું તડકેશ્વર ગામ, ત્યાં 21 કરોડના ખર્ચે નવી ટાંકી બનેલી. ટાંકી બની ગઈ એટલે એના ટેસ્ટિંગ માટે પાણી નાખતા હતા. હજી તો અડધી ટાંકી ના ભરાય ને આખી ટાંકી જમીનદોસ્ત થઈ ગઈ. અમારી યાત્રાનો રૂટમાં એ તડકેશ્વર ગામ આવતું તો મેં એ તડકેશ્વર ટાંકીની મુલાકાત લેવા ગયા તો ત્યાં અમે શું જોયું? જેટલી સિમેન્ટ વાપરેલી એટલી જ એમણે માટી બી વાપરેલી. હવે વિચાર કરો, સિમેન્ટ કોન્ક્રીટના ગારામાં માટી કોઈ દિવસ આવે ખરી? પણ એણે 50% માટી વાપરેલી હતી ને અંગૂઠા જેટલો સળિયો વાપરવાનો હતો, અંગૂઠા જેટલો જાડો સળિયો વાપરવાનો હતો. એ કોન્ટ્રાક્ટરે અગરબત્તી જેવો સળિયો વાપરેલો તો ટાંકી તૂટી જાય કે ના તૂટી જાય? પણ આવું કોન્ટ્રાક્ટરે કેમ કર્યું? કારણ કે કોન્ટ્રાક્ટરે 1 લાખ રૂપિયા ભાજપને ડોનેશન આપેલું હતું. એટલે આવી એક ટાંકી નહીં પણ બીજી 15 ટાંકીનો કોન્ટ્રાક્ટ પણ આ ભાજપને મળેલો હતો. હમણાં મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કેબિનેટમાં નિર્ણય લીધો કે ગુજરાતના ભ્રષ્ટાચારી અને ભૂમાફિયા લોકોને નાથવા માટે કલેક્ટરને અમે છૂટો દોર આપીએ છીએ. પણ વાડ જ ચીબડા ગળે તો શું થાય? કલેક્ટર જ ભૂમાફિયા બની જાય તો શું થાય? તમારો ગાંધીનગરનો કલેક્ટર 20,000 કરોડના કૌભાંડમાં વર્ષ ઉપરથી જેલમાં છે, હજી સુધી બહાર નીકળી શક્યો નથી. તમારો સુરતનો કલેક્ટર 2,000 કરોડની સરકારી જમીનમાં 29 જેટલા ભૂમાફિયાના નામ ચડાવી દીધા, એના કારણે સસ્પેન્ડ થઈ ગયો, આજે પણ એ નોકરીએ લેવાયો નથી. તમારો જામનગરનો કલેક્ટર, સુરેન્દ્રનગરનો કલેક્ટર 1,500 કરોડનું જમીન કૌભાંડ
અને જે ફરિયાદી હતો ફરિયાદીને ખબર હતી કે હું ગાંધીનગરમાં ફરિયાદ કરીશ, મુખ્યમંત્રીને ફરિયાદ કરીશ કે મહેસૂલ મંત્રીને ફરિયાદ કરીશ, મારી ફરિયાદનો નિકાલ નહીં આવે એટલે એણે ફરિયાદ ક્યાં કરી? દિલ્હી સીધી ઈડીમાં ફરિયાદ કરી. ઈડી દિલ્હીથી આવીને તપાસ કરી, કલેક્ટરની તપાસ કરી, એના પીએની તપાસ કરી, એના ક્લાર્કની તપાસ કરીને એક નાયબ મામલતદારની તપાસ કરી. નાયબ મામલતદારના ઘરેથી 67,50,000 રૂપિયા રોકડા મળ્યા. હવે વિચાર કરો, નાયબ મામલતદાર કક્ષાના માણસ પાસે 67,50,000 રોકડા મળ્યા હોય તો કલેક્ટરના ઘરે કેટલા પહોંચ્યા હશે? ગાંધીનગર કેટલા પહોંચ્યા હશે? કમલમમાં કેટલા પહોંચ્યા હશે? એટલે ભ્રષ્ટાચારને દૂર કરવાની વાત કરતી આ સરકાર ભ્રષ્ટાચારમાં ગળાડૂબ થઈ આજે પંચાયતથી લઈને પાર્લામેન્ટ સુધી ભ્રષ્ટાચાર 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 સિવાય આ સરકાર કશું જ કરી નથી રહી. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, बहुत अनुभवी और राज्यसभा के मेंबर और एक समय के कैबिनेट मंत्री, जो लंबे समय से गुजरात के प्रभारी हैं, गुजरात की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं और गुजरात की मैं कह सकती हूँ कि नस नस से वाकिफ़ हैं. उन्होंने गुजरात को फिर से मेन स्ट्रीम में लाने का बीड़ा उठा लिया है और गुजरात को जो एक हाशिए में धकेली जा चुकी है उसको फिर से ऑल इंडिया के फलक पर ऊपर उठाने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं. हर समय वो गुजरात की चिंता में लगे रहते हैं. ऐसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी और गुजरात के प्रभारी श्री मुकुल वासनिक जी ने भी बहुत दमदार तरीके से, इस शानदार तरीके से इस रैली को संबोधन किया है. देखिए क्या कहते हैं गुजरात के प्रभारी श्री मुकुल वासनिक जी. मैं सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं. बधाई इस बात की देता हूं कि जब गुजरात की जनता परेशान है तो उन परेशानियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी गुजरात के तमाम जिलों में जाकर लोगों के आवाज के साथ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है. पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत गुजरात में और 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर दिल्ली से सरकार का काम संभाल रहे हैं. पहले तो कहा करते थे कि एक मजबूत सरकार देंगे, लेकिन मोदी सरकार का काम देखने के बाद यह कहना पड़ेगा कि मोदी की सरकार मजबूत नहीं, वो एक मजबूर सरकार है. आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर नहीं, अमेरिका के निर्भर करने का काम आज मोदी सरकार कर रही है. ये पूरे दुनिया के सामने है. 10 मई 2025 को जब पाकिस्तान के साथ 3-4 दिनों का हमारा युद्ध चला था तो दिल्ली से युद्ध विराम की घोषणा नहीं होती, अमेरिका से प्रेसिडेंट ट्रंप वहां युद्ध विराम की घोषणा करते हैं. रशिया से तेल हम खरीदे नहीं, इस तरह का वहां से ऐलान करने का काम अमेरिका की सरकार करती है. और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का जो समझौता होता है उसकी घोषणा ये दिल्ली से नहीं होती, ये अमेरिका से होती है. अमेरिका की सरकार कहती है कि हमने भारत सरकार के साथ एक ऐसा समझौता किया कि जिसके जरिए भारत से जो हम आयात करेंगे उसके ऊपर 18% हम ड्यूटी लगाएंगे और हमारा माल जो भारत भेजेंगे उस पर भारत की सरकार 0% ड्यूटी लगाने का काम करेंगी. वहां के किसानों की उपज भारत के मंडियों में और भारत के बाजारों में बिकेगी. वहां का मकान, वहां की ज्वार, वहां का कपास, वहां की सोयाबीन, तमाम फसलें भारत के बाजार में अगर बिकेगी तो भारत का किसान क्या करेगा, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है. गुजरात का किसान परेशान है, लेकिन मोदी और भूपेंद्र पटेल की सरकार सोई है. यहां का नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, लेकिन मोदी और भूपेंद्र पटेल
उनकी तरफ देखने से इनकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां के महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार और भूपेंद्र पटेल की सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। यह हम सबके सामने यहां पर हम रोज देख रहे हैं। मैं इसलिए आज यहां पर आपसे अनुरोध करता हूं, हमारी लड़ाई आगे भी चलते रहेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह ठान लिया है कि यह जंग तब तक चलेगी जब तक यहां से भूपेंद्र पटेल की सरकार हम हटा नहीं देते। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस लड़ाई में आप अपना सहयोग देते रहे ताकि कल हम गुजरात का एक स्वर्णिम भविष्य बनाने में कामयाब हो सकेंगे। और बस अंत में जिन्होंने ये यात्रा शुरू की, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख, जब से प्रमुख बने हैं उन्होंने रात दिन एक कर दिया है, बीड़ा उठा लिया है। बिल्कुल आराम नहीं, बिल्कुल रुकना नहीं, बिल्कुल थकना नहीं, बस एक ही धुन है, चले चलो चले चलो। और गुजरात में कांग्रेस का प्रभुत्व बढ़ाओ और गुजरात में कांग्रेस को नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन को बिल्कुल मजबूत करने के लिए वो निकल पड़े हैं एक जोश के साथ, उत्साह के साथ। और गुजरात में जन आक्रोश यात्रा लेकर जब से निकले हैं तब से गुजरात का माहौल ही बदल गया है। एक अलग तरह का वातावरण दिखाई दे रहा है और गुजरात में सत्ता पलटने की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि 2027 में हम जीत के दिखाएंगे, गुजरात में से ही जीत के दिखाएंगे। ये नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने चैलेंज किया है, लोकसभा में चैलेंज किया है और उसी चैलेंज को पूरा करने के लिए गुजरात कांग्रेस के प्रमुख निकल पड़े हैं रात दिन पूरे गुजरात में कांग्रेस के लिए एक माहौल खड़ा करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए। तो देखिए क्या कहते हैं गुजरात के प्रमुख श्री अमित चावड़ा जी। समग्र गुजरात मांथी अहींया कोई बालासिनोरमा डम्पिंग साइट ने कारणे पाणी दूषित थई गयुं छे एवा परिवारो खेडूतो आया छे। अहींया त्रिकमलालनी चाली होय, महतपुरा होय, आंबाड़ीवाड़ी होय के ज्यांना बिल्डरो पीपीपी मॉडलना नामे लोकोने हैरान परेशान करता होय ने आ सरकारमां बैठेला भाजपना नेताओ एमनी चमचागिरी करता होय, एनी सामे लड़वा आवेला परिवारो। अहींया केटलाय बहनों आव्या छे जेने छेल्ला 4 महीनाथी पगार नथी मळ्यो एवा बहनो, अहींया मध्याह्न भोजनना कर्मचारीओ अने एना परिवारो आया छे। आखा गुजरातमां जे खेडूतोने खोटी जमीन मापणीने कारणे हैरान परेशान थवुं पड्युं छे, जेना खेतरमां पेली अदाणीनी वीज लाइनो आवे અને જબરજસ્તીથી થાંભલા પોલીસને બોલાવીને નાખવામાં આવે છે એવા ખેડૂતના પરિવારો, ફિક્સ પગાર ને કોન્ટ્રાક્ટથી શોષિત અહીંયા ઉપસ્થિત યુવાનો, જેના ઘરો પર જેના આસિયાના પર બુલડોઝર ફેરવ્યા છે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે, અને એની સામે પોતાનું આક્રોશ ને દર્દ લઈને આવેલા પરિવારો, અનેક બહેનો એવી છે કે જ્યાં દારૂ ને ડ્રગ્સ ને કારણે એમના યુવાન દીકરાઓ પરિવારના સભ્યો ગુમાયા છે અને એ બહેનો પોતાની પીડા લઈને આવી છે એવી બહેનો માતાઓ અહીંયા મનરેગામાં જે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે એના પુરાવા લઈને આવ્યા છે। અહીંયા નલ સે જલમાં જે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે એના પુરાવા લઈને આવ્યા છે। સમગ્ર આદિવાસી વિસ્તારમાં અંબાજીથી ઉમરગાંવ સુધી आदिवासी समाजना युवानो आज जातिना दाखला मेळववा माटे संघर्ष करे छेवा युवानो आया छे। पोताना जळ जंगल ने जमीनना अधिकार माटे जे विकासना प्रोजेक्टोना नामे आदिवासी समाजना लोकोने एना घरमांथी बहार काढे छे, एनी जमीनमांथी बहार काढे छे, एना जळ जंगल जमीनना अधिकारो छीनवे छे। एवा लड़ाई लड़वा वाला आदिवासी समाजना योद्धाओ पण आया छे। तमाम लोकोने हूँ आ तबक्के सलाम करूं छूं के तमारी लड़ाई में तमे एकला नथी।
પણ આ મંચ પર બેઠેલું કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ આખા ગુજરાતના એક એક તાલુકામાં એક એક બૂથમાં બેઠેલો કોંગ્રેસનો કાર્યકર રાહુલ ગાંધીનો લડાયક યોદ્ધા આ તમારા પ્રશ્નોની લડાઈમાં તમારી સાથે છે. ખભે ખભો મિલાઈને લડીશું. લાઠી ખાવાની થાય કે ગોળી ખાવાની થાય, તમારાથી એક ડગલું આગળ કોંગ્રેસનો કાર્યકર હશે. વિશ્વાસ અપાવવા માટે આ જન આક્રોશ સભાનું આયોજન કર્યું છે. એક તરફ ખેડૂતો આત્મહત્યા કરતા હતા, બીજી તરફ સરકાર એની વાત સાંભળતી નથી. ત્યારે એક વિપક્ષ તરીકે કોંગ્રેસે નક્કી કર્યું કે કિસાન આક્રોશ યાત્રા કરીએ. એ સોમનાથથી શરૂ કરીને દ્વારકા સુધીની યાત્રા 11 જિલ્લામાં 1100 કિલોમીટરની યાત્રા કરી. એક એક ખેડૂતના ખેતર સુધી ગયા, એના આંસુ લૂછવાનું કામ કર્યું. એની જે તકલીફો હતી, પીડા હતી, જે દર્દ હતો એ જાતે જોયો છે, મહેસૂસ કર્યો છે અને એના માટે લડીશું એવો એને બાંહેધરીને સથવારો પણ આપ્યો. ક્યાંક ખેડૂતોને ખાતરની લાઈનમાં ઉભેલા જોયા, ક્યાંક જાતિના દાખલા માટે સંઘર્ષ કરતા આદિવાસી યુવાનોને જોયા, ક્યાંક અંબાજીમાં ઘરો પર બુલડોઝર ફેર્યો એવા ગરીબ પરિવારોને જોયા. બધા જ વર્ગ વિસ્તારના લોકો મળ્યા અને દારૂ સામે આખો એક જનતામાંથી આક્રોશ, એક આંદોલનનું સ્વરૂપ એ ઉત્તર ગુજરાતની યાત્રામાંથી શરૂઆત થઈ. જ્યારે બીજા તબક્કામાં ભાગવેલમાં ભાતીજી દાદાના આશીર્વાદ લઈને યાત્રા શરૂ કરી. 16 દિવસમાં 1400 કિલોમીટરની એ જન આક્રોશ યાત્રા, એ દાહોદ હોય, પંચમહાલ હોય કે મહીસાગર હોય, બધી જ જગ્યાએ નલ સે જલનો ભ્રષ્ટાચારના જીવતા જાગતા પુરાવા જોયા. મનરેગામાં જે આ સરકારના મંત્રીઓ અને ભાજપના નેતાઓએ જે ઉગાડી લૂંટ ચલાવી એના જીવતા જાગતા પુરાવા જોયા. પોલીસ અને પ્રજા માટે જે પોલીસનો પ્રેમ ભાવ હોવો જોઈએ એના બદલે પોલીસની જોહુકમી પણ જોઈ, સરકારની અન્યાયકારી નીતિ પણ જોઈ અને આખા મધ્ય ગુજરાતના લોકોનો આક્રોશ પણ સાંભળ્યો. ત્રીજા તબક્કામાં જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વલસાડમાં કપરાડાના અંતરિયાળ વિસ્તારથી યાત્રા શરૂ કરી અને નર્મદાના ડેડિયાપાડામાં પૂરી કરી, ત્યારે આખા આદિવાસી વિસ્તારમાં જે જળ જંગલ જમીનનો પેઢીઓથી સદીઓથી જેણે રક્ષણ કર્યું છે, સિંચન કર્યું છે, પોષણ કર્યું છે એવા આદિવાસી સમાજના લોકોને ઘરબાર વગરના થતા પણ જોયા. ઘરમાં વીજળી ના હોય, બે ટંક ખાવાનું ના હોય, કોઈ સરકારી સહાય ના મળતી હોય એવા ગરીબ આદિવાસી માતાના જોડે બેસી અને તેમ છતાં એમણે અમને ચા પીવડાવી હોય એવા દિવસો પણ જોયા. ડુંગળીને રોટલો અને ચટણી ખાઈને પણ આ સરકાર સામે તાપી રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ માટે જે પરિવારો લડ્યા એને પણ સાંભળ્યા. જે નર્મદા ડેમ, સરદાર સરોવરમાંથી આખા ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે પાણી પહોંચે, તમારું સિંચાઈનું પાણી, તમારું પીવાનું પાણી આપે, જેણે જમીનો આપી છે, જેના જમીનો ડૂબમાં ગઈ છે એ આદિવાસી પરિવારોને એના ખેતરો પણ જોયા કે જેની જમીનો પર ડેમ બન્યા, જે લોકોના ઘરો ડૂબમાં જાય છે, આજે વિસ્તારને પીવાનું પાણી પણ નથી, એના ખેતર સુધી સિંચાઈનું પાણી પણ પહોંચતું નથી. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નામે આખા વિશ્વમાં વાહવાહી આ સરકાર કરે, પણ જે આદિવાસી સમાજની જમીનો તાકાત દાદાગીરીથી કબજો કરે છે, આખા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં વિશ્વના પ્રવાસીઓ આવે પણ ત્યાંના આદિવાસી યુવાનને ત્યાં લારી ઊભી રાખવી હોય તો છૂટ નથી, ત્યાં રિક્ષા ચલાવી હોય તો છૂટ નથી. આ ભાજપના મળતિયાઓને ઈ રિક્ષા ચલાવવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવે અને એ આદિવાસી દીકરો દીકરી કે જેની જમીનો ગઈ એને રોજના 700 રૂપિયા આપીને ઈ રિક્ષા ભાડે લેવી પડે એવી સ્થિતિ પણ જોઈ છે. ત્યારે આ આદિવાસી વિસ્તારના લોકો હોય, ખેડૂતો હોય, જેના ઘરો પર બુલડોઝર ચાલ્યા છે, ગરીબ પરિવારો હોય,
જેની જોડે અન્યાય થાય છે એવા પરિવારો હોય, દારૂ ને ડ્રગ્સની સામે લડતા યુવાનો હોય, જે ફિક્સ પગાર કોન્ટ્રાક્ટ ને આઉટસોર્સિંગથી શોષણ થાય છે એવા ગુજરાતના યુવાનો કે ગુજરાતના કામદારો હોય, ગુજરાતના તમામ વર્ગ વિસ્તારના લોકોની જે સમસ્યાઓ છે, જે પીડાઓ છે, જે પ્રશ્નો છે, જે ફરિયાદો છે, જે દર્દ આક્રોશ છે, એને વાચા આપવાનું કામ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કર્યું છે, આવનારા દિવસમાં પણ કરીશું. પણ હું તમને વિશ્વાસ સાથે કહું છું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી તમારા પ્રશ્નો માટે જમીન પર પણ લડશે, વિધાનસભામાં પણ લડશે અને દેશની પાર્લામેન્ટમાં પણ ગુજરાતમાં જ્યાં પણ કોઈને અન્યાય થશે, અત્યાચાર થશે, શોષણ થશે, भेदभाव થશે તો એનો અવાજ ઉઠાવવાનું કામ કરશે. तो साथियों, ये था विश्लेषण तीसरे चरण की जन आक्रोश यात्रा का और साथ ही साथ जो आज गांधीनगर में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया उसका ये विश्लेषण था। और आपने देखा कि गुजरात के कोने कोने से, चाहे फिर वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, युवा हो, स्टूडेंट हो, सभी लोग बहुत भारी संख्या में आए और 2027 में कांग्रेस को जिताने के लिए उन्होंने प्रण लिया है और इसी प्रण को लेकर आज वो यहाँ से गए हैं। तो साथियों, आज का मेरा वीडियो बस इतना ही। यदि आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल बेधड़क, याद रखिए पहले मेरा YouTube चैनल का नाम था रत्ना वोरा बेबाक, परंतु अब इस चैनल का नाम है बेधड़क। तो मेरे इस YouTube चैनल बेधड़क को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और हम ऐसे ही अच्छे नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। और खास करके गुजरात की बातें जो गोदी मीडिया दबा देता है, नहीं बताता है, उन सब बातों को भी मैं समयांतर पे लेके आती रहूंगी और देश और दुनिया की बातें भी हम इसी चैनल से करेंगे। नमस्कार।